जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हर्ट ऑफ हरियाणा यानी कि हरियाणा का इतिहास राजनीति से अब तक, तो इस सिलसिले में जाट ज्योति से साभार और ओम प्रकाश पत्रकार, जो कि जाने माने पत्रकार थे स्वर्गीय, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, तो उनसे कुछ अंश मैंने ले रखे थे। और अब ये पूरा जो हरियाणा का इतिहास चला हुआ है, ये मैंने आज़ादी के वक्त से शुरू किया है। और उसके बाद का आपने पिछले अंक में काफ़ी कुछ पढ़ा है। अब आज के अंक में मैं आपको बताता हूँ। 18 अक्टूबर सन 1960 के दिन पंजाब विधानसभा में तृतीय पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट पर चर्चा चल रही थी। चौधरी देवीलाल ने आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित तत्कालीन पंजाब सरकार पर हिंदी क्षेत्र के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, योजना पर योजना बन रही है, केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन उस धन की वर्षा केवल पंजाबी क्षेत्र तक होकर थम जाती है। दो भाइयों के साझे घर में आय का उपभोग केवल एक भाई करे और एक करता ही चला जाए और दूसरा भाई उससे वंचित रहे, तो आखिर यह अन्याय कब तक चलता रहेगा। सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है। प्रदेश का वार्षिक बजट बनता है, राष्ट्रीय योजना का धन होता है, केंद्र से विकास और उद्योग के लिए धन उपलब्ध होता है, परंतु उस सब का 2/3 से अधिक पंजाबी क्षेत्र पर खर्च किया जा रहा है और इंदर क्षेत्र के लोग टुकर टुकर देखते रह जाते हैं। यह परिस्थिति कितने दिन चलेगी? इस अन्याय का अंत कब होगा? क्या सदन नेता के पास इसका कोई उत्तर है? बेईमानी और अन्याय करने वाला क्या उत्तर दे सकता था? देवीलाल ने उनको काफी कुछ कहा। इंडिया क्षेत्र में न केवल उद्योग धंधों की ही कमी थी, बल्कि किसानों के लिए कृषि योग्य नहरी पानी का भी जबरदस्त अभाव था। हरियाणा का बहुत बड़ा भूभाग केवल वर्षा पर ही निर्भर करता है। नहरी पानी के बिना कृषि का कोई औचित्य नहीं बनता। हरियाणा से आगे राजस्थान की हालत तो और भी खराब है। भाखड़ा बांध परियोजना नहरी पानी के अभाव को कम करने के लिए बनाई गई थी, परंतु जब तक उसमें ही पानी नहीं होगा तो वह भी बेकार होकर रह जाएगी। इन सब बातों के दृष्टिगत रखकर भारत सरकार ने सन 1960 में पाकिस्तान को 110 करोड़ रुपए देकर सिंधु पानी की संधि की थी। इस संधि के अनुसार सतलुज, रावी और ब्यास का पानी 31 मार्च सन 1970 के बाद निर्बाध उपयोग के लिए भारत को मिलना तय हो गया। भाखड़ा नंगल योजना के तहत सतलुज के पानी के प्रयोग का प्रबंध पहले ही और अलग से कर लिया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि से इतना साफ हो जाना चाहिए था कि पानी का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, न कि पंजाब और राजस्थान के बीच। उस पानी पर किसी राज्य विशेष का कोई अधिकार नहीं था। पानी के बंटवारे में भी नदी के बहाव वाले क्षेत्रों को ही अधिकारी नहीं माना गया था। पूरे सिंधु बेसिन को लिया गया, जिसको पानी प्राप्त करती है। इस सिंधु बेसिन में पूरा पंजाब, जो पाकिस्तान और पंजाब हरियाणा है, और उसमें पश्चिमी राजस्थान भी शामिल है। इसलिए न तो यह संधि बंटवारा किसी एक राज्य के लिए था, न इससे पानी पर सिर्फ उन्हीं राज्य या राज्यों का अधिकार है जिनमें से नदियां बहती हैं। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तिब्बत से ये नदियां निकल कर बहती हैं, लेकिन सिवाय 6.5 लाख एकड़ फुट के जम्मू कश्मीर को पानी नहीं मिला है और न हिमाचल को वहां पानी दिया गया है जहां सिंचाई की जरूरत है। यदि ये बुनियादी बातें नहीं मानी जाती तो राजस्थान को 80 लाख एकड़ फुट पानी क्या, रावी ब्यास की एक बूंद भी नहीं मिल सकती थी। सन 1957 के हिंदी सत्याग्रह में पंजाब के 3 पूर्व मंत्री जेल गए थे, प्रोफेसर सर सिंह, पंडित श्री राम शर्मा और लाला जगत नारायण। जेल जाने के आरोप में कांग्रेस उच्च कमान ने उन तीनों को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया था। प्रोफेसर सर ने हरियाणा लोक समिति के नाम से नया राजनीतिक दल बना लिया। पंडित श्री राम शर्मा ने अपना साप्ताहिक पत्र हरिचरण तिलक तथा लाला जगत नारायण ने अपना दैनिक उर्दू हिंद समाचार पत्र संभाल लिए। याद रहे कि सन 1957 के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट पर सारे उत्तरी भारत से केवल एक सांसद चौधरी प्रताप सिंह दौलता ही विजयी हुए थे और उनके साथ 2 विधायक चौधरी हुकम सिंह दैया, अलका राय रोहतक से और रिजक राम को हराकर
श्री फुल सिंह कटारिया चौधरी चांदराम को झज्जरशाला वासिया हराकर पंजाब विधानसभा में पहुंचे थे, परंतु बाद में तीनों ही कांग्रेस में मिल गए। इस प्रकार पंजाब विधानसभा में सरदार प्रताप सिंह कैरों से टकराने वाला कोई नेता चौधरी देवीलाल के सिवाय न तो कांग्रेस में था न विपक्ष में। कहते हैं कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। चौधरी देवीलाल को पार्टी में रहकर सरकार से यानी मुख्यमंत्री से लड़ना पड़ रहा था, और उस मुख्यमंत्री से जो उस समय प्रत्येक सरकार से अति शक्तिशाली था। उस समय उन्हें न विपक्ष का डर था, न केंद्र सरकार की किसी घुड़की का भय था, न पार्टी विधायक दल से किसी की बगावत की आशंका थी। सन 1962 की फरवरी में आम चुनावों की घोषणा हो गई थी। चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस पार्टी से बाहर रहकर कांग्रेस से टक्कर लेने का मूड बना लिया। चौधरी देवीलाल उस समय प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उप प्रधान तथा विधानसभा में विधायक थे। देवीलाल ने हिंदी क्षेत्र की सब टिकटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी। उच्च कमान और कैरों से उसने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र के टिकटों की दावेदारी का आपका क्या औचित्य है? क्या हिंदी क्षेत्र के सिटिंग विधायक अपने भविष्य फैसला आपके हवाले छोड़ते हैं? अन्यथा आपको कौन सा अधिकार या बूता है जिसके बल पर पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाए? आखिर निरुत्तर होकर चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। बाद में कांग्रेस से त्याग पत्र चौधरी लहरी सिंह ने भी दे दिया, परंतु चौधरी देवीलाल के साथ नहीं दिया, बल्कि इस बात पर दिया कि कैरों साहब और उच्चकमान उन्हें विधानसभा की टिकट देना चाहते थे और वे पार्लियामेंट की टिकट लेना चाहते थे। चौधरी देवीलाल ने जालंधर और दिल्ली से प्रकाशित होने वाले लीडिंग दैनिक उर्दू में मैंने कांग्रेस छोड़ी शीर्षक से 2 लेख लिखे और पंजाब विधानसभा में अपने त्याग पत्र पर लंबा चौड़ा और जोरदार बयान दिया। विधानसभा में उनके दिए बयान को और लेखों का मैटर लगभग मिलता जुलता था। चौधरी देवीलाल ने वे सब आंकड़े अपने बयान और लेखों में दिए जो उस समय जनसाधारण की चर्चा का विषय थे। उक्त बयान और लेखों में एक प्रकार से हिंदी क्षेत्र के साथ किए गए भेदभाव की करुण कहानी उजागर हुई और लोग सुनकर ता पढ़कर हक्के बक्के रह गए। प्रताप समूह के मालिक महाशय कृष्ण ने अलग से संपादकीय लिखा, कैरों साहब जवाब दो। इन सब के अतिरिक्त पूरी तैयारी के साथ चौधरी देवीलाल ने अपने त्याग पत्र के बाद सिरसा में एक घोषित सभा की, जिसमें लोगों ने 46,000 रुपयों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया और पूरा वहां जोर शोर से जश्न मनाया और उनको शाबाशी दी। इसी तरह की हरियाणा में उन्होंने कई बड़ी सभाएं की और कैरों सरकार के विरुद्ध पूरा माहौल गरमा दिया। उनको चंदा भी मिला और समर्थन भी मिला। उधर पंजाब में भी 1956 में जो अकाली पार्टी कांग्रेस में मिलकर अपनी पहचान खो चुकी थी वो पुनः जिंदा कर दी गई और कैरों को विरुद्ध चुनाव में आ डटी। चौधरी देवीलाल ने उपचुनाव में अलग से कोई पार्टी तो घोषित नहीं की, परंतु 25-30 सशक्त प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा, जिनमें चौधरी देवीलाल सहित लगभग आधे विजयी हो गए। प्रोफेसर शर सिंह की हरियाणा लोक समिति भी काफी चर्चित हुई। कैरों साहब व्यक्तिगत रूप में चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शर सिंह को हराना चाहते थे, क्योंकि ये दोनों उस टाइम के मजबूत नेता थे। उनकी इच्छा थी कि इन दोनों के विरुद्ध सशक्त प्रत्याशी लाए जाए और फिर चुनाव में पूरा जोर लगा जाए। कैरों साहब ने तत्कालीन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति चौधरी हरद्वारी लाल को बुलाकर प्रोफेसर शर सिंह के विरुद्ध खड़ा होने को कहा, परंतु उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गोत्र के गांव बहादुरगढ़ के पास हैं, यदि मुझे वहां से टिकट दिया जाए तो गांव मांडोटी के रहने वाले और आजाद हिंद फौज के चर्चित सेनाधिकारी कप्तान कंवल सिंह, जो प्रोफेसर शर सिंह के रिश्तेदार भी थे और उनकी पार्टी से विधानसभा के लिए प्रत्याशी भी थे, के विरुद्ध चुनाव लड़कर उन्हें हराने की उन्होंने औकात बताई। कैरों साहब की समझ में आ गया। उनका जड़ त्याग पत्र दिलवार बहादुरगढ़ क्षेत्र में हरियाणा लोक समिति के प्रत्याशी कप्तान कंवल सिंह के विरुद्ध श्री हरद्वारी लाल को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर दिया, परंतु प्रोफेसर शर सिंह के विरुद्ध भी ऐसे ही सशक्त प्रत्याशी की तलाश हुई। चौधरी रणबीर सिंह जी पहले सांसद थे और उस चुनाव में कांग्रेस टिकट पर विधानसभा के लिए हल्का कलोई से प्रत्याशी भी थे। ने स्वतंत्रता सेनानी तथा ट्रेड यूनियन नेता प्रोफेसर शर सिंह के हल्का बेरी के रहने वाले पंडित भगवत दयाल शर्मा का नाम सुझाया। कैरों साहब ने चौधरी सुल्तान सिंह तत्कालीन एमएलसी द्वारा उन्हें बुलाया और प्रोफेसर शर सिंह के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी की टिकट थमा दी, लेकिन चौधरी देवीलाल के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी में कोई सशक्त प्रत्याशी नहीं मिला। सन 1962 के चुनाव में विशेषकर हिंदी क्षेत्र हरियाणा में
और आमतौर पर सारे पंजाब में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए न तो कोई राष्ट्रीय दल मैदान में था, न ही कोई सशक्त क्षेत्रीय दल। प्रोफेसर शेर सिंह की हरियाणा लोक समिति का दायरा भी पुराने रोहतक जिले से आगे नहीं जा पाया और देवलाल भी पुराने हिसार जिले या उसके लगमात के 2-4 हल्के ऐसे थे जिन पर उनका काफी प्रभाव था, परंतु प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी देवलाल दोनों मिलकर उस चुनाव में विपक्ष की एक आवाज बनकर उभरे थे। हिंदी क्षेत्र यानी कि पुराना हरियाणा के विरुद्ध प्रताप सिंह कैरों की बेईमानी और भेदभाव की कहानी कहने के लिए इन दोनों नेताओं के पास काफी मसाला था और उनकी बात सुनने के लिए लोगों की उत्सुकता थी। इन्हीं हालात को लेकर हिंदी क्षेत्र में कांग्रेस के विरुद्ध अच्छा खासा माहौल बन गया। आज की भाजपा उन दिनों की भारतीय जनसंघ थी जिसमें भी काफी हो हल्ला इसमें मचाया था। इसी प्रकार पंजाबी क्षेत्र में अकाली पार्टी भी कैरों के विरुद्ध पूरे जोर शोर से खड़ी हो गई थी। हालांकि कैरों साहब ने भी उपचुनाव में बड़ी सोच समझ कर टिकट दिए थे। करनाल संसदीय सीट से आर्य समाजी सन्यासी और हिंदी सत्याग्रह के चर्चित सेनानी स्वामी रामेश्वरानंद को भारतीय जनसंघ ने अपना प्रत्याशी बनाया। सरदार कैरों ने भी अपने प्रबल विरोधी प्रताप समाचार पत्र समूह के मालिक महाशय कृष्ण के पुत्र श्री वीरेंद्र को कांग्रेस टिकट देकर करनाल में स्वामी रामेश्वरानंद से जा टकराया। सारे आर्य जगत में तहलका मच गया कि अब क्या होगा। जिस महाशय कृष्ण ने सन 1957 में प्रताप सिंह कैरों के विरुद्ध हिंदी सत्याग्रह के रूप में एक जोरदार आंदोलन चलाया और जो कैरों और कांग्रेस का मुखर विरोधी रहा है, अब उसकी परीक्षा किस रूप में होगी। कैरों ने अपने विरोधी को बहुत बड़ी परीक्षा से गुजार दिया। जालंधर से प्रकाशित होने वाले प्रताप और हिंदी वीर प्रताप तो वीरेंद्र की हिमायत करें तथा दिल्ली निकलने वाला प्रताप वीर अर्जुन जनसिंह के गीत गाए तो एक ही परिवार में 2 आवाज बन गई। लेकिन महाशय कृष्ण ने भी उन सब में अपना संपादकीय वीरेंद्र के हक में लिखना शुरू कर दिया। महाशय कृष्ण पूरी तरह वीरेंद्र के हक में था। वीरेंद्र का छोटा भाई के नरेंद्र जनसिंह के हक में प्रचार में जुट गए। आखिरकार वीरेंद्र हार गए और स्वामी रामेश्वरानंद करनाल से विजयी होकर संसद में पहुंच गए, मगर महाशय कृष्ण 2 राय में पिट गए। आर्य समाज ही नहीं, हिंदू समुदाय के भी उच्च कोटि के नेता थे महाशय जी। केवल नेता ही नहीं, एक प्रबुद्ध लेखक, उत्तरी भारत की राजनीति और समाज नीति के एक बुलंद आवाज थे। महाशय जी भारी शोक में बीमार हो गए और अंत में नेहरू और कैरों के हक में लेख लिखकर 24 फरवरी 1963 को उस बुलबुले की पंजाब आवाज सदा सदा के लिए बंद हो गई। यानी कि वो इतने उसमें मैं कहता हूँ हार का इतना गम मान गए कि वो मरी गए। चौधरी देवलाल अपने 1.5 दर्जन साथियों के साथ पंजाब विधानसभा में पहुंच गए, लेकिन प्रोफेसर शेर सिंह पंडित भगवत दयाल शर्मा से 1600 वोटों से पिट गए। अर्धवारी लाल ने कप्तान कंवल सिंह को पराजित कर दिया, लेकिन प्रोफेसर शेर सिंह की पार्टी से चौधरी रामस्वरूप, रामधारी गौड़ तथा रामधारी वाल्मीकि 3 विधायक तथा एक सांसद श्री जगदेव सिंह सिद्धांती कामयाब हो गए। जनसंघ ने भी आधे दर्जन विधायक झटक लिए था। इतने अकाली पार्टी ने भी अकाली प्रत्याशी से कम वोटों से 100 से भी कम वोटों से कैरों साहब विजयी हुए। चौधरी देवलाल के समर्थन से हिसार की संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के श्री मनीराम बागड़ी, जो सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती, भी सांसद बन गए। सन 1962 की संसद में आर्य समाज के 4 वरिष्ठ नेता पहुंच गए। गुड़गांव से पंडित प्रकाशवीर शास्त्री, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से श्री रघुवीर सिंह शास्त्री, रोहतक से श्री जगदेव सिंह सिद्धांती तथा करनाल से स्वामी रामेश्वरानंद। चौधरी लहरी सिंह भी जनसिंह की टिकट पर सांसद बन गए। इस प्रकार चौधरी लहरी सिंह और श्री मनीराम बागड़ी चारों आर्य समाजियों के सहयोगी बनकर संसद में एक अच्छा खासा गुट बन गया। प्रोफेसर शेर सिंह की पराजय का चौधरी देवलाल को कड़ा धक्का लगा। विधानसभा नतीजों तुरंत बाद विधान परिषद के भी कई रिक्त स्थानों पर चुनाव होना था। एक स्थान के लिए चौधरी देवलाल के बड़े भाई चौधरी साहब राम भी प्रत्याशी थे, परंतु चौधरी देवलाल ने उन्हें रोक लिया और उनके स्थान पर प्रोफेसर शेर सिंह का फार्म भरवा दिया तथा उन्हें विजय श्री भी बनवाया। श्री देवलाल की एक और विजय हुई, वे पंजाब विधानसभा विपक्ष के नेता निर्वाचित हो गए। उससे पहले न तो संसद में न ही विधानसभा में किसी का विपक्षी नेता बनने जुगाड़ था, क्योंकि बहुत कम सीटें आ कर दी और वो अपना पूरा बहुमत विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं बना पाते थे।
कहीं भी विपक्ष का नेता बनने योग्य विपक्ष के पास सीटें नहीं होती थी, लेकिन सन 1962 की पंजाब विधानसभा में चौधरी देवीलाल ने इतनी सीटों पर अपना जोड़ तोड़ बना लिया, जिससे भारत के इतिहास में पहली बार पंजाब विधानसभा विपक्ष के नेता चुने गए। हालांकि वो रहे तो थोड़े ही दिन, परंतु उन्होंने यह रिकॉर्ड स्थापित कर ही दिया। दूसरी ओर पंजाब विधानसभा में सरदार प्रताप सिंह कैरों के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुमत में आ गई। उक्त चुनाव में कैरों साहब को काफी जोर लगाना पड़ा, लेकिन विजय श्री प्राप्त कर ही ली। पार्टी में भी कैरों साहब जिन्हें संतुष्टों को हराना चाहते थे उन्हें हरा दिया और बहुमत भी प्राप्त कर लिया। हरियाणा की ओर से चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, चौधरी रचकराम, पंडित भगवत दयाल शर्मा, श्री हरद्वारी लाल के रूप में कई सीनियर नेता मंत्री पद के दावेदार थे। पंजाबी क्षेत्र के कई ऐसे लोगों ने भी मंत्री पद की दावेदारी ठोक रखी थी जिन्हें मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे। और इसी तरह ये पूरी उठापटक की राजनीति इसी तरह से वहाँ आगे मैं अगले अंक में आपको बताऊंगा। ये चौधरी देवीलाल का संघर्ष था जो विपक्ष के नेता तक पहुंचा, और आगे मैं आपको और ज्यादा अगले अंक में बताऊंगा। आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवगत कराएं। नमस्कार, जय हिंद।